हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली टेस्ट। इस बार पीपीटी मोड में होगा आपके लिए वीकली टेस्ट। तो क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, उसका आंसर भी आपको करना है और मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बताऊंगा हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो में हम लोग आज की क्लास में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से टॉप इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए सब लोग, और एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। आप एमजीटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जाकर प्ले स्टोर से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन का 90वां सदस्य देश बना है? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश ये कौन बन गया है? ये बन गया है तुवालू, ठीक है ना। तुवालू एक कंट्री है, ठीक है। तुवालू एक कंट्री है और ये प्रशांत महासागर में ये पड़ती है कंट्री। प्रशांत द्वीप राष्ट्र है तुवालू, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में शामिल हुआ है। अभी याद होगा आपको, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आईयूसीएन में अर्मेनिया शामिल हुआ था। तो ये अर्मेनिया था और अब एक और देश हो गया है तुवालू, ठीक है। 90वां ये सदस्य है वहाँ का। तो अब इसके 90 सदस्य हो गए हैं। आईयूसीएन मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में हुई थी, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 2100 तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बहुत ज़्यादा ज्वार के एक समय तुवालू का 95% हिस्सा पानी में डूब जाएगा, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तुवालू के बारे में जानकारी थी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है? अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट ये कौन सा राज्य बनाएगा? ये बनाएगा केरल। तो केरल का ये पहला टनल प्रोजेक्ट होगा अंडर वाटर वाला, ठीक है। अरब सागर के नीचे ये बनाएगा। वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को ये कनेक्ट करेगी। 2.75 किलोमीटर की ये टनल होने वाली है, अंडर वाटर टनल जो होगी। और इससे क्या होगा कि 16 किलोमीटर की सड़क मात्र 3 किलोमीटर की रह जाएगी, क्योंकि पानी से अंदर होकर के जाएगी। तो 2672 करोड़ की ये लागत परियोजना है। केरल के बारे में आप जानते हो, केरल ही पहला राज्य है पूर्णतया डिजिटलीकृत होने वाला। और अंडर वाटर की बात आई है तो ये तो अंडर वाटर टनल है। अंडर वाटर मेट्रो की अगर बात की जाएगी तो आप कोलकाता बताना। वैसे अंडर वाटर मेट्रो से याद आया, कोच्चि में वाटर वाटर मेट्रो पहली चलाई गई है। तो पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में, पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी में कोलकाता मेट्रो, ठीक है। अगला, अक्टूबर 2025 में किसको गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं कार्तिक नारायण, ठीक है ना। आप जानते हो गूगल जो कंपनी है, अल्फाबेट जिसकी पेरेंट कंपनी है, तो गूगल अल्फाबेट इन दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो भी भारतीय मूल के हैं। लेकिन गूगल क्लाउड में अभी तक किसी भारतीय को नियुक्त नहीं किया गया था। तो अभी कार्तिक नारायण जो कि भारतीय अमेरिकी है, इनको गूगल क्लाउड का मुख्य उत्पाद अधिकारी और व्यवसाय अधिकारी यानी कि चीफ प्रोडक्शन और बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। अगला, निम्न में से किस देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में दोहरा गोल्ड जीता है? किस देश के आए हैं 2 मेडल कबड्डी में? तो कबड्डी में आप जानते हो भारत की टीम काफ़ी मजबूत टीम है, और भारत में इसको लेकर के लीग वगैरह भी की जाती है। आप जानते हो प्रो कबड्डी लीग, सुने भी होगे आप। तो बहरीन में अभी एशियाई युवा खेल आयोजित किया जा रहा था कबड्डी में। उसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों में जीत लिया है गोल्ड मेडल। तो दोहरा गोल्ड आया है भारत को, ठीक है। तो अंडर 18 लड़ाकों और लड़कों और लड़कियों की दोनों टीम ने जीता है। दोनों ही टीमों ने ईरान को फाइनल में हराया है, महिलाओं वाली टीम ने भी और पुरुषों वाली टीम ने भी। तो मनामा बहरीन में आयोजित हुआ था 22 से 31 अक्टूबर तक, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन पर्सन्स ऑफ द कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी है? पर्सन्स ऑफ मेरिट, पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट, इस सम्मान से चुनी जाने वाली, सम्मानित की जाने वाली पहली महिला बनी है कौन? मसाको नोजावा। मसाको नोजावा, डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ये पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान से सम्मानित की गई हैं। और ये वॉइस एक्टर मतलब जानते हो ना, जो आप कार्टून वगैरह देखते हो, एनिमेशन सीरीज देखते हो, तो उसमें जो आवाज़ें निकलती हैं तो वो यही निकालती हैं, ठीक है, जापान में जो होता है।
हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है? इसका आप आंसर कीजिए। बुरेवेस्तनिक, इसका सफल परीक्षण किया है, किसने किया भाई? तो इसका परीक्षण किया है रूस ने। अभी कल की भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन का भी परीक्षण किया है रूस ने। तो जो अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन है वो न्यूक्लियर कैपेबल भी ड्रोन है, मतलब वो न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है और न्यूक्लियर से चलेगा भी। ये जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, लेकिन ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नहीं है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। न्यूक्लियर पावर का मतलब ये हुआ कि इसका जो थ्रस्ट होता है, जो मिसाइल को चलाने का काम करता है, वो चलाने वाला मटेरियल इसमें न्यूक्लियर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड रेंज कर पाती है। मतलब ये लिमिट नहीं है कितनी दूर तक रहेगी, ये 15 घंटे 20 घंटे 2-2 दिन 4-4 दिन तक आसमान में रहेगी, है ना। इसकी रेंज की कोई डिसाइड ही नहीं, रेंज ही अनलिमिटेड है, कहीं पर भी मार दो। लेकिन जो ऐसे ही न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती हैं उसका मतलब होता है कि मिसाइल तो सेम सिंपल ही रहेगी, थ्रस्ट वगैरह उसका वैसे ही रहेगा, बस उसका जो ऊपर का निब होगा जहाँ पर पेलोड भरा जाता है वहाँ पर न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर विस्फोटक रखा रहेगा, तो वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हुई। तो ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, समझ में आ रही बात। और जबकि जो ड्रोन इन्होंने अंडर वाटर वाला अभी रिसर्च में टेस्ट परीक्षण किया है सफल, वो दोनों ही है, न्यूक्लियर पावर भी है न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ठीक है, तो खैर इसका नाम याद रखना, बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल है और रूस ने इसका परीक्षण किया है। और ये 14,000 किलोमीटर की देखिए दूरी तय कर लिया है, 15 घंटे तक उड़ा, उसके बाद भी ये अनलिमिटेड उड़ सकता है। अगला, तो दोनों का ही परीक्षण रूस ने किया है, ये ध्यान रखना। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है? भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, देखो भारत का पहला ग्लास ब्रिज पूछा जाएगा तब आप तो बताएंगे कन्याकुमारी वाला, लेकिन ग्लास सस्पेंशन ब्रिज पूछा जाएगा तब आप बताएंगे ऋषिकेश वाला। ऋषिकेश वाला जो लक्ष्मण झूला था पहले, उसी को ग्लास का बना दिया गया है, और लक्ष्मण झूला को अब बजरंग बली के नाम पर बजरंग सेतु नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मण झूला 2019 में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें मतलब रिस्क था, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए उसके स्थान पर अब बजरंग सेतु का उद्घाटन किया गया है। 132 मीटर लंबाई है, 70 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। ठीक है, अगला है, स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो सदस्य कौन बना? तो ओशन स्काई 2025 स्पेन में हो रहा था और इसमें भारत भी शामिल हुआ है, यानी भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई है क्योंकि ये वायुसेना अभ्यास था। तो भारतीय वायुसेना, चूंकि भारत आप जानते हो नाटो का मेंबर है नहीं, तो पहला गैर नाटो कंट्री है भारत जो ओशन स्काई में शामिल हुआ है, और कोई नाटो कंट्री इसमें शामिल नहीं है, मतलब गैर नाटो नहीं शामिल है। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें वो नाटो के मेंबर्स हैं, वही इसमें शामिल हैं। नाटो आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 32 सदस्य देश हैं इसके आज के टाइम पर। मार्क रूटे अध्यक्ष हैं। 1949 में स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। 31वां और 32वां सदस्य पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंट ही दोनों ऐड हुए हैं। तो 31वां मेंबर है फिनलैंड, 32वां है स्वीडन। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना। तो भारत भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ, ओशन स्काई। अगला, निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में 2 गोल्ड जीते? तो 2 मेडल आए हैं और किस किस भारतीय ने जीते हैं? तो डी गुकेश ने और दिव्या देशमुख ने, दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ने गोल्ड जीते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर दोनों ही हैं, दोनों ही विश्व चैंपियन भी हैं, ये भी ध्यान रखना। डी गुकेश आप जानते हो वर्ल्ड चैंपियन बने थे 18वें नंबर के, और दिव्या देशमुख अभी कुछ ही महीनों पहले अगस्त में बनी थी, है ना, कोनोरू हम्पी को हराकर। तो दोनों वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और दोनों ने अभी हाल ही में यूरोपियन चेस क्लब में भी गोल्ड जीत लिया है। क्लियर। अगला, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन या एशियान एशियान का 11वां मेंबर बना है? आसियान का 11वां मेंबर बन गया है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर को काफ़ी लंबे समय से शामिल करने की बात चल रही थी कि इसे शामिल कर लिया जाए, अब फाइनली मुहर लग गई है। 47वां आसियान समिट हुआ अभी कोलालमपुर मलेशिया में, तो उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब पूर्वी तिमोर या कहें तिमोर लेस्ते इसे शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये होगा आसियान का 11वां मेंबर। आसियान मतलब आप जानते हो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो मलेशिया के कोलालमपुर इस बार
47वां आयोजन हुआ था। अच्छा, और भारत आसियान सम्मेलन पूछा जाएगा तो उसका 22वां संस्करण था, और केवल आसियान सम्मेलन पूछा जाएगा तो 47वां संस्करण था। ठीक है, तो 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ था, अभी 11वां मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। अगला, ये सभी देश हैं, कंट्रीज हैं, इसके ये लिस्ट आप देख सकते हो। 11 सदस्य टोटल है। 67 में स्थापना हुई थी, बैंकॉक में हेडक्वार्टर है। अगला, पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2026 को, यानी अगली साल जो होगा वो भारत और आसियान का समुद्री सहयोग का वर्ष होगा। उस पर फोकस्ड होगा, चीज़ें जो होंगी उसी को ध्यान में रख करके की जाएंगी। जो समझौते होंगे, जो आगे ग्रोथ होगी, वो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए होगा, ब्लू इकोनॉमी पर फोकस्ड होगा। ठीक है, अगला, आप जानते हो आसियान समिट में पीएम मोदी वर्चुअली ही शामिल हुए थे। हाल ही में किस देश ने JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया? येन पेग्ड स्टेबल कॉइन, JPYC नाम से। तो JPYC नाम का लॉन्च किया है जापान ने। जापान ने कहा है कि हम एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, ये एक प्रकार का वर्चुअल करेंसी होगा। ठीक है, दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन है, क्योंकि येन मुद्रा है जापान की, तो जापान ही लॉन्च करेगा। जापान में डिजिटल वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। ठीक है, अगला, भारत भी आप जानते हो ई रूपी लॉन्च कर चुका है, RBI टेस्टिंग कर चुका है, और ई रूपी जो है उस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा भी है, आप लोग देखिएगा कैसे काम करता है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं? तो 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत जी बन जाएंगे भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसकी जगह पर आएंगे? जस्टिस BR गवई की जगह पर, जो कि रिटायर हो रहे हैं। तो अब रिटायर हो रहे हैं तो इन्होंने अगला रिकमेंड कर दिया है, तो अगला नाम है जस्टिस सूर्यकांत का, ये होंगे 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगला, तो 24 नवंबर से लेकर 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे ये। अगला, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? तो पहला भारत का स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत जो कि कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को दिया गया है, नाम है उसका INS माहे। देखो, माहे को भारत में बनाया गया पूरी तरीके से, और ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर टाइप का क्राफ्ट है। तो 8 बनाया जाना है, 8 में से ये पहला है। ठीक है, तो 8 में से पहला है माहे। अब ये चूंकि दे दिया गया इंडियन नेवी को, तो अब हो गया इंडियन नेवी का शिप, इसीलिए आगे जुड़ जाएगा INS मतलब इंडियन नेवल शिप। तो INS माहे अब हो गया है, कोचीन शिपयार्ड ने इसको बना करके दिया है। अभी 7 और बनाए जाने हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क ये लॉन्च करेगा स्टेलेरस टेक्नोलॉजी। स्टेलेरस टेक्नोलॉजी ये हांगकांग की कंपनी है। इसका दावा ये है कि ये दुनिया का पहला 3D विंड डेटा नेटवर्क लॉन्च करेगा, जिससे मौसम पूर्वानुमान करना, पवन ऊर्जा को और बेहतर बनाना, विमानन, बीमा, मौसम, ये सब के बारे में 3D पवन डेटा, 3D विंड डेटा प्रोवाइड करेगा। हवा का 3D डेटा ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगला, अगला है, अच्छा, संकल्प बैच और GS सफलता बैच जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कीजिए, MJT ऐप पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सर्जन मथंगी रामकृष्णन का निधन हो गया? तो मथंगी रामकृष्णन ये पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री मिला था सन 2002 में। ठीक है, कब मिला था? 2002 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री आप जानते हो भारत का चौथा नंबर का होता है सम्मान, नागरिक सम्मान। तो ये प्रसिद्ध सर्जन थे, डॉक्टर थे मथंगी रामकृष्णन, इनका निधन हो गया है। इनको अवैयर अवार्ड, BC राय नेशनल अवार्ड, सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा सुश्रुत गोल्ड ये मिल चुका था। ठीक है, लेडी थी ये वैसे। अगला, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी किस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी राफेल फाइटर जेट उड़ाया, और राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली ये पहली राष्ट्रपति, और इसके साथ ही साथ 2 फाइटर जेट उड़ाने वाली ये बन गई हैं भारत की पहली प्रेसिडेंट। ठीक है, 2 फाइटर जेट उड़ाने वाली। तो राफेल भी उड़ाया है इन्होंने सुखोई भी उड़ाया है 30 MKI,
2023 में असम के तेजपुर में इन्होंने उड़ाया था उसे। और इस बार अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर 29 अक्टूबर को इन्होंने राफेल उड़ाया। अगला, किस देश के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं? तो पॉल बिया ये बने हैं अभी राष्ट्रपति कैमरून के, कैमरून कंट्री के बने हैं और 92 वर्ष की आयु में बने हैं। तो ये अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जो इलेक्ट किए गए हैं। वैसे 1982 से यही राष्ट्रपति हैं कैमरून के, ठीक है। तो इस बार फिर से इनको चुन लिया गया है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर वर्क इंडेक्स में 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर वर्क इंडेक्स में भारत है चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर। मैंने आपको बताया था पहले पर यूएसए है, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर है इंडिया, ठीक है। इंडिया को रैंकिंग या कहें रेटिंग मिली है 0.1184 की। अगला, ये लिस्ट है, 145 देश में शामिल थे। हाल ही में किस शहर में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया? साइबर क्राइम के खिलाफ, तो साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अभी हनोई में, वियतनाम की राजधानी जो कि है हनोई, वहाँ पर आयोजित किया गया है। भारत भी इसमें शामिल था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि भारत जो है ये इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। यूएन ने जो संधि पर ट्रीटी बनाई है उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि 40 देश जो है पुष्टि कर चुके हैं, 72 देश इस पर साइन कर चुके हैं, भारत साइन नहीं किया है। अगला, हाल ही में ले गुइन फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है? ले गुइन फिक्शन पुरस्कार, ये पुरस्कार जीत लिया है वज्रचंद शेखर ने। वज्रचंद शेखर एक लेखक है, राइटर हैं, श्रीलंका के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने उपन्यास रेक्स फॉल के लिए ये अवार्ड जीता है, ले गुइन फिक्शन पुरस्कार। ले गुइन फिक्शन पुरस्कार भी बहुत पुराना नहीं है, ये 2022 में ये भी शुरू हुआ था। पूरा नाम है उर्सुला के ले गुइन फाउंडेशन यह पुरस्कार। तो ये दिया जाता है उर्सुला के ले गुइन फाउंडेशन के द्वारा ही। अगला, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले परमाणु क्षमता से लैस अंडर वाटर ड्रोन पोसाडाइन का सफल परीक्षण किया? तो अभी मैंने बुरे वेस्तनिक के बारे में बताया था जो मिसाइल थी, और ये पोसाडाइन जो है ये ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा से भी चलेगा यानी न्यूक्लियर पावर्ड होगा और परमाणु क्षमता से भी लैस होगा यानी न्यूक्लियर कैपेबल होगा। तो इसका भी परीक्षण रूस ने किया है। ये दो मिसाइलें, दो चीज़ें जो है यूज किया है इन्होंने और इसका परीक्षण करके दुनिया में डोमिनेंस स्थापित कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, पुतिन। तो इसे डूम्सडे टॉर्पीडो भी कहा जाता है पोसाडाइन को। अगला, भारत और किस देश ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षों का डिफेंस डील किया? तो 10 साल का डिफेंस डील हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। अभी कुआलालंपुर मलेशिया में है, इस पर हुआ है चर्चा। भारत के जो सीनियर अधिकारी हैं और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के बीच में यहाँ पर हुआ रक्षा बैठक थी, आसियान में हुआ और यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी शामिल रहे। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएपीएफ और सीपीओ कितने कर्मियों को दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया? तो सीएपीएफ और सीपीओ जो है इसको सम्मानित किया गया है दक्षता पदक से और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया है। टोटल 1466 ऐसे कर्मियों को सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष सरदार पटेल जी की जयंती पर यानी 31 अक्टूबर को दक्षता पदक दिया जाता है, ठीक है। आप जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अगला, आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 हासिल स्थान करने वाले सबसे वृद्ध बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अभी ओडीआई रैंकिंग में आईसीसी के टॉप पर पहुंच गए हैं और चूंकि इनकी एज अभी तक सबसे ज़्यादा है जो टॉप पर पहुंचा हो और इतने एज में खेल रहा हो, तो रोहित शर्मा ये रिकॉर्ड बना दिए। 781 पॉइंट इनकी रेटिंग है आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में। आप जानते हो टी20 और टेस्ट से इन्होंने संन्यास ले ही लिया है। इब्राहिम जर्दान ये 764 पर हैं, शुभमन गिल 745 के साथ तीसरे पर हैं, ये भी भारतीय है। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने 2011 में जिनके नाम रिकॉर्ड था, और रोहित शर्मा अब 38 वर्ष 182 दिन की आयु में टॉप पर आ गए। निम्न में से कौन सा पोर्ट भारत की पहली शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा स्थापित करने वाला पोर्ट बना है? तो भारत का सबसे गहरा पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट विजिंजम पोर्ट
जो कि कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। ये याद रखना, पूछा जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में है विजयम पोर्ट। ये भारत का पहला डीप सी पोर्ट है। तो डीप सी पोर्ट ये अब शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा भी देगा, और इसके लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। ओके, तो कहाँ पर है विजयम, ये याद रखना, क्योंकि भारत का पहला और इकलौता अभी तक का डीप सी पोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, केरल के। ये प्रमुख दिवस हैं, इन दिवस को आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये दिवस अक्टूबर महीने के हैं, अक्टूबर अभी बीता है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ में दूंगा वहाँ से कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये तो थे साथियों इस हफ्ते के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनका आपने रिवीजन किया। आई होप आपको ये रिवीजन करने के बाद इस हफ्ते का करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और तैयार हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। कितना आपने स्कोर किया ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आगे आने वाले कुछ दिनों में करंट अफेयर आपको टैबलेट मोड में ही मिलने वाली है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।